तेजस्वी यादव का विधानसभा मार्च, पार्टी का मुखपत्र राजद समाचार का किया लोकार्पण। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ विधानसभा मार्च। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन, चर्चा पर सरकार की मंशा को बताया गया फेल। बीजेपी विधायकों का दिखा हंगामा। मांझी के सीपीएम विधायक की बड़ी मुश्किलें, जदयू नेता की हत्या के मामले। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, 12 अप्रैल को तय अगली सुनवाई। पटना एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। सोने और हीरे के गहनों की चोरी, 4 लाख की लूट का हुआ खुलासा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार इस दौरान उतारा है। आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी ने नामांकन किया। जेडीयू से महेश्वर हजारी प्रत्याशी चयन किए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डिप्टी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए पटना से वरिष्ठ संवाददाता शशांक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, डिप्टी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। कितनी कड़ी टक्कर इस दौरान देखने को मिलेगी? देखिए, बिहार विधानसभा में ऐसा माना जा रहा था कि इस बार विपक्ष जो है डिप्टी स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगा, और जो सत्ता पक्ष से प्रत्याशी हैं, जो जदयू के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह सके हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने नामांकन आज किया था। तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा, लेकिन आज विपक्ष ने फैसला बदला और विपक्ष ने भूदेव चौधरी, जो कि सीनियर आरजेडी के विधायक हैं और नेता भी रहे हैं, भूदेव चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा के उप सभापति, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए अब बिहार विधानसभा में वोटिंग भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अध्यक्ष पद के लिए काफी गहमा गहमी हुई थी, काफी हार्ड कंटेस्ट हुआ था, कड़ी टक्कर हुई थी, तो संभावना यह बन रही है कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, सरकार को कोई भी ढील नहीं देना चाहता है। हालांकि विपक्ष को पता है कि जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो ट्रेजरी बेंच के साथ है, सत्ता पक्ष के साथ है, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी उतार दिया है भूदेव चौधरी के रूप में। अब कल जब इस पर वोटिंग होगी या क्या नियमन होता है विधानसभा स्पीकर का, लेकिन संभावना ऐसी बन रही है कि कल इस पर वोटिंग हो सकती है या मत विभाजन हो सकता है। जी, विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी ने नामांकन किया है। तो इस दौरान डिप्टी स्पीकर पद के लिए अगर देखा जाए तो क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? क्या कुछ तैयारियां इनके द्वारा की जा रही उम्मीदवारों के द्वारा? देखिए, आमतौर पे जब स्पीकर का चुनाव होता है या फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, पहले ऐसी परंपरा रही है कि सामान्यतः जब पहले विपक्ष से ही डिप्टी स्पीकर हो जाया करता था, लेकिन अब चूंकि 2 गठबंधनों का सरकार है और पहले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे और जदयू के स्पीकर हुआ करते थे। इस बार जदयू ने भारतीय जनता पार्टी का चूंकि विधानसभा स्पीकर है, इसलिए जदयू ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारा है। और कहीं ना कहीं जो भूदेव चौधरी हैं उनको कल कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि भूदेव चौधरी का जो नंबर स्ट्रेंथ है 110 के करीब विपक्ष की है। तो ये देखना होगा कि कल वोटिंग होती है या कौन सा नियमन दिया जाता है। लेकिन 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जदयू की तरफ से महेश्वर हजारी हैं और कहीं ना कहीं राजद की तरफ से भूदेव चौधरी हैं। जी बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर पद के लिए आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है कल। भूदेव चौधरी काफी कड़ी टक्कर महेश्वर हजारी को दे सकते हैं। इसी के साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से शशांक दुबे जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। मांझी के सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मृतक के पुत्र कुंदन सिंह की छपरा की विशेष अदालत एडीजी में 3 गवाही हुई। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 अप्रैल को तय की गई है। मालूम हो कि कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव 2 जुलाई 2007 को बरामद किया गया था।
गांव के बाहर सुनसान जगह से तारकेश्वर सिंह का शव बरामद हुआ था। इस हत्या में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें सत्येंद्र यादव को भी आरोपित करार किया गया था। न्यायाधीश 3 के यहाँ साक्षी की हाजिरी पड़ी हुई थी। सेशन ट्रायल 552A 2007 में। साक्षी का नाम है कुंदन कुमार सिंह और उसका मैंने परीक्षण कराया। जब तक मैं वहाँ था जीरा के लिए कोई नहीं आया मुद्दाला की तरफ से। उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ कि अगर कोई जीरा करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा मुद्दाला की ओर से कोई जीरा तो मुद्दाला पर गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश मैं करूँगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू जायसवाल जुड़ गए हैं। राजू, जेडीयू नेता की हत्या की गई थी, 2007 में उनका शव बरामद किया गया था। लगातार इनकी कोर्ट की हियरिंग चलती आ रही है। 12 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि जारी की गई है। तो इस दौरान अगर बात की जाए सुनवाई की, तो क्या कुछ अभी तक सामने आया है और अगली सुनवाई में क्या कुछ चर्चा हो सकती है? अगर पीपी की बात माने तो अगली सुनवाई में सजा तय है और कोर्ट के द्वारा जो है उनको मांझी विधायक के ऊपर जो है वारंट जारी करने का आदेश दिया गया, मगर अभी तक हम लोग पेपर में सामने नहीं आई है। पीपी का नहीं जारी हो चुका है और ये मामला है 2007 में माकपा विधायक के नाम जिसमें आया, जिसमें जदयू नेता तारकेश्वर सिंह के हत्या में उनके नाम दर्ज किया गया था। उसी मामले में सुनवाई चल रही है अभी। और जी, मांझी के जो सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव है, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ सबूत और क्या कुछ गवाह इस दौरान सामने आए हैं उनके विरोध में? इस मामले में एक गवाह कल की गवाही हुई थी कुंदन सिंह की, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जारी करने का। इसमें जीरा पक्ष विपक्षी के द्वारा कुछ जीरा नहीं किया गया, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा। मगर अगली तिथि 13 तारीख को ही मालूम चल पाएगी जिसमें क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। पीपी की माने तो उसमें सजा तय है, आगे कोर्ट के ऊपर निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है। जेडीयू नेता की जो हत्या की गई थी उसमें सुनवाई चल रही है। इस दौरान अगर न्यायालय की माने तो न्यायालय की जो अभी तक सुनवाई हुई है उसमें न्यायालय की तरफ से क्या कुछ सारांश निकलकर सामने आ रहा है? जदयू नेता की हत्या मामले में जो न्यायालय के द्वारा जो है माननीय न्यायालय ने कहा इसमें कि कल गवाही कुंदन सिंह की हुई थी। कुंदन सिंह की गवाही होने के बाद विपक्षी के द्वारा प्रशिक्षण नहीं हुआ था, इसी कारण से उन्होंने बोला कि वारंट जारी करने के बाद पीपी के द्वारा बताई गई, मगर अभी इससे सजा हो जाए या कुछ बात नहीं हुई है, जो कि अगली तिथि 13 तारीख को ही मालूम चलता है कि इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जायसवाल, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जेडीयू नेता की हत्या के मामले में सुनवाई चल रही है। 2007 को जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव बरामद किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होने वाली है। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के साथ राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हैं। राजधानी रांची में लोगों को कोरोना के प्रति सजग करने की कवायद में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शहर के कांके इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का बांटा गया। इस दौरान एआईपीसी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य भुवनेश ठाकुर समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान एआईपीसी द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मास्क का भी वितरण किया गया है। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी के चलते लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये एक स्टेप लिया गया है कि जो भी राज्य की जनता है उनको अवेयर करें, उनको ये समझाएं कि अभी भी खतरा टला नहीं है।
आप मास्क का, दूरी का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहें, बेवजह घर से ना निकलें और ज़रूरत पड़ने पे ही राज्य या शहर के बाहर ट्रैवल करें। इस कार्यक्रम में हम लोग रांची और झारखंड राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। जिन लोगों के पास मास्क की या सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है, उनको यह सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैजुअल हो गए हैं, जिसके कारण संक्रमण की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने एक कोशिश की है कि लोगों को फिर से जागरूक करें। जो लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इस चीज़। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश जुड़ गए हैं। कामेश जी, लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरा स्ट्रेन अब आ गया है, जिसके चलते जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान के तौर पर और क्या कुछ पहल की जा रही है? देखिए, आज जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है, इससे देश के प्रधानमंत्री भी चिंतित है। और इस चिंता का विषय में जिस तरह से लेकर सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और चिंता व्यक्त की थी कि राज्य में कोरोना और पूरे देश में कोरोना का लहर फैल रहा है, तो इससे रोकथाम के लिए जरूरी है कि जो एहतियात है, जो गाइडलाइन है कोविड-19 के, उन गाइडलाइनों का पालन किया जाए और साथ ही साथ जो जरूरी एहतियाती कदम है उनको उठाना चाहिए। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहल की थी। और आज दूसरी तरफ देखा जाए तो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा भी आज रांची के कांके में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कांके बाजार में जो सब्जी विक्रेता थे उन लोगों के बीच में कोविड-19 से बचने के लिए जहां नियमों की बात की गई, कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए उन लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था जो है वो प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा कराई गई। तो देखिए, ये जो है प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जहां एक और राज्य सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए कि कोविड-19 के दूसरी लहर जो आ रही है उस पर कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से साथ सख्ती बरतनी चाहिए और इसकी रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। ऐसा प्रयास रांची में देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से प्रोफेशनल कांग्रेस ने आज जो अभियान चलाकर लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया है, तो निश्चित ही यह सराहनीय कदम है। और आने वाले दिनों में इनका जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम और भी चलता रहेगा और कोविड-19 से लोगों के बचाव के लिए जो जागरूकता अभियान चलानी चाहिए वो चलाया जाएगा। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए जो मास्क और सैनिटाइजर का जो ये वितरण कर रहे हैं, ये लगातार करते रहेंगे। जी आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ रांची से जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। हजारीबाग में लॉकडाउन आज विहारा कटारे की ओर से लड़कियों और महिलाओं के लिए इंडोर कराटे क्लास शुरू किया गया है। इस दौरान संस्था के संरक्षक और बीजेपी नेता उदयभान नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उदयभान नारायण सिंह ने महिलाओं को देखते हुए विशेष सुविधा के तहत क्लासेस की शुरुआत की, साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए लाभदायक साबित होने की उम्मीद जताई। नया ब्रांच खुल रहा है और मुख्यतः ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हॉल में यहाँ पर जो भी कराटे यहाँ सीखेंगे, एक इंडोर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हर तरह से मैं समझता हूँ कि इस कराटे को सीखने के लिए और इसको साधने के लिए बहुत अनुकूल एक वातावरण यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए अभी निकट भविष्य में गर्मी का दिन आ रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी, सुबह के टाइम में ट्रेनिंग करना पड़ता है, अगर दिन में करना हो, या बारिश का टाइम इसके बाद आएगा, या धीरे धीरे जब ठंड बहुत चरम सीमा पे चली जाती है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक भी परिस्थितियों को देखते हुए अगर इंडोर ट्रेनिंग अगर कराटे का यहाँ पर जो नॉकडाउन आश्चर्य कराटे के द्वारा किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ही जो यहाँ कराटा सीखेंगे उनके लिए लाभान्वित है। और इस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से मेरा सपना था कि जो है इंडोर में क्लासेस चले और आपके माध्यम से हमको ये मौका मिला कि यहाँ पर जो है लड़कियों को, महिलाओं को और बच्चों को यहाँ पर जो है इंडोर क्लासेस हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम हर तरह का कोशिश करेंगे कि और भी बच्चे यहाँ पर से जुड़े और अच्छे से अच्छा हम प्रशिक्षण देने का कोशिश करेंगे।
पटना एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। AI 415 से दिल्ली से पटना लौट रही सीट 12E की यात्री संजू कुमारी के बैग से लगभग 4 लाख के सोने और हीरे के गहने की चोरी हो गई। महिला ने इस घटना की शिकायत विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों से की है। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो काफ़ी टाइम तक हमें लगेज नहीं मिला वहाँ पे। तो जब मैं ढूंढ रहा था लगेज तो मैंने देखा ये बैग यहाँ पे है और ये पूरा बिखरा हुआ था, ये बैग पूरा बिखरा हुआ था और सामान सारा इसका बाहर की तरफ चला। फिर ये जो महिला थी इन्होंने अपना लगेज लेके आया और फिर ये चिल्लाने लगे कि मेरा सारा सोना इसके अंदर से गायब है। तो लास्ट में मैंने देखा 2-3 बैग के बाद मेरा जो बैग है वो लग रहा था मुझे मेरा ही बैग है, बट वो एक पॉलीथीन के अंदर पैक था और उसके अंदर वो पूरा गंदा था। जब खोला, जब इन्होंने हल्ला किया तो हमने भी चेक किया तो मेरा भी सिक्योरिटी लॉक उसमें से जो जम्मू के अंदर सील करके हमें दिया गया था वो लॉक टूटा हुआ था। फिर 3-4 और पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी पाया कि उनका जो लॉक किया हुआ था वो लॉक उनका तोड़ दिया गया है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर से PDS में वितरित किए जाने वाले चावल का कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शहर के बिल्डिंग के पास चावल लदा ट्रक जब्त किया। साथ ही इस छापेमारी के दौरान ट्रक चालक की भी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सनोज सिंह की ठेकेदारी है, हम उन्हीं के ड्राइवर हैं। कहाँ से माल आ रहा था? माल आ रहा था FCI गोदाम से। कहाँ? कौन से जा रहा था? कंडरा। अच्छा। बरमसिया से लूट किए थे। उसके बाद जो है से थोड़ा सा आगे वाला जो है से रोड में हम घुस गए तो वहाँ से बैक कर रहे थे तो थोड़ा सा ठेला में लग गया तो कुछ नुकसान नहीं हुआ उसका। तो फाइनेंसर वाला हमसे बोला कि 4000 रुपया दो। तो फिर जो है से हम बोले कि सर हमारे पास तो गरीब आदमी, हम कहाँ से। फाइनेंसर के कोई हुआ लड़कल लोग थे वहाँ, 4000 रुपया मांग रहा था उन लोग, तो हम नहीं दिए। तो उन लोग जो है से फिर किसी और लोग को फ़ोन किए, फिर हमको ला के। कांडरा में किसके पास जा रहा था चावल? FCI गोदाम में, जो वहाँ से मैंने डीलर लोग ले जाता है, गरीबी रेखा में वहाँ से बटता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सड़क से सदन तक घेराव करने की बात की। आरजेडी के विधानसभा घेराव से पहले आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचे। महुआ विधानसभा से पहुंचे कार्यकर्ता ने अपने शरीर पर पेंट पर मुद्दों को लिखा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। प्रदर्शन का अपना अलग अलग तरीका होता है। क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा कि धोनी के जो पसंदीदा होते थे वो किस तरीके से पूरा रंग कर स्टेडियम आते थे। राजनीति में भी प्रचार का एक तरीका है, प्रदर्शन का एक तरीका है। राबड़ी आवास के बाहर ये कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करके पहुंचे हैं। इन्हीं से जानते हैं, लेकिन पहले तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है कि जय राजद, जय राबड़ी, जय नीतीश सरकार मुर्दाबाद, दारू माफिया मुर्दाबाद। रामसूरत राय को के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे हरे रंग में, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आरजेडी के समर्थक है। ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? महुआ से। महुआ से। आपने इस तरीके का ड्रेस क्यों, मतलब एकदम अलग तरीके से डेंटिंग पेंटिंग कराया, क्यों कराया? पूरे बदन पे लिखे हुए हैं लालू प्रसाद, लालू राबड़ी। बताइए कहाँ से पेंटिंग कराया? अच्छा, ये बताइए, हाथ आपने हेलमेट भी लगाया, लालटेन भी लगाया हुआ है, बना के रखा है। साइकिल से हम लोग आए हैं महुआ विधानसभा से। महुआ से ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ये बताइए कि आप किस तरह से आए हैं और क्या कुछ लिखा है आपने? हमने लिखा है काले कानून बिहार सरकार निकम्मी सरकार नीतीश कुमार को खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काला कानून आपस लेने के लिए, और दूसरे में बर्खास्त करने के लिए रामसूरत राय मंत्री को उसकी स्कूल के कैंपस से दारू मिला है और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उनकी कहूँ कहते हैं कि महुआ में ससुराल है, कहूँ कहते हैं कि सुबोध राय MLC के गांव में ससुराल है, कभी कहते हैं गांधी आश्रम में ससुराल है। भाई कै गो शादी हुआ है आपको? एक तो विधानसभा में नहीं बोलने आता है और आपको पूरे जगह में ससुराल होता है। आज आप दिन भर ऐसे ही प्रदर्शन कर? हाँ, दिन भर चाहे सगर दिन क्या, ये लिए 1 महीना भी रहना पड़ेगा तो इसी दशा में रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक अनोखा तरीका है जो आपको आज बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। सहयोगी निशांत के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़ पटना। लोकतंत्र
राज्य में इन दिनों मॉब लिंचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और ऐसी घटनाओं से लोगों की चिंता बढ़ चली है क्योंकि भीड़ तंत्र के हवाले कई बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इस घटना पर पूरी संजीदा से दिख रही है। इसी कड़ी में इरफान अंसारी की अगुवाई में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखी। तो वहीं इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना की रोकथाम के लिए कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं भाजपा की ही देन है। कोविड से लड़ते रह गए। अब सभी जिलों से हम डेलीगेशन लेके आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलाने का काम किया और हम लोगों ने कहा कि सख्त से सख्त कानून बने ताकि मॉब लिंचिंग इस राज्य में नहीं हो। मॉब लिंचिंग से हमारा झारखंड जो है कलंकित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि हर हाल में जो स्टेट जो सरकारें हैं वो अपना कानून बनाए, तो लगभग 6 या 7 राज्यों ने कानून बना लिया, लेकिन क्या कारण है झारखंड ने अभी तक ये कानून नहीं बनाया। हमारा बंगाल बना लिया, हमारा बिहार बना लिया। तो आज मैंने मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और हमने कहा है कि हर हाल में आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए ताकि एक मैसेज दे सके कि इस तरह से दोबारा घटना नहीं घटे। हमारे निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। मारने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। रांची में आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य भर से कुर्मी समाज के लोगों ने शिरकत की। आयोजित पीसी में विभिन्न मुद्दों को लेकर आमजनों के बीच विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लोगों के बीच रखा। साथ ही मांग को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास के बारे में लोगों से जानकारी साझा की। क्योंकि कुछ संगठन इस ठीक है, लेकिन जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो ये तकनीकी रूप से एक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कुर्मी और कुर्मी दो भिन्न समुदाय हैं, दो अलग अलग समुदाय हैं और कुर्मी और कुर्मी दोनों को एक साथ जोड़ करके जब मांग किया जाता है तो इसमें जो शोध संस्थान है वो भी इसमें दिग्भ्रम की स्थिति उनके ऊपर भी उत्पन्न होती है और वो सही नतीजा निकाल नहीं पाते हैं, सही निष्कर्ष में नहीं आ पाते हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुर्मी और कुर्मी पूरी तरह से दो अलग समुदाय हैं और जो मांग है वो कुर्मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किए जाने का मुख्य मांग है। ये दरअसल इसमें हुआ ये है कि जब ब्रिटिश काल में जब सर्वे हुआ था उस समय अंग्रेजी में अड़ अक्षर का विकल्प नहीं होने के कारण कुर्मी को KURMI लिखा गया, जिस तरह से अन्य को भी जैसे खड़िया है उनको KHARI लिखा गया। क्योंकि जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार और जिला प्रशासन की कार्यकलाप से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की है कि कदमा की रानी कुदर में जटाधारी शिव मंदिर के पास इमामबाड़ा बनाया जा रहा है, वो किसके आदेश पर इमामबाड़ा बनाया जा रहा है इसका खुलासा करें। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने साफ किया है कि स्थानीय प्रशासन माहौल बिगाड़ना चाहती है, हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है तो विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतरे और डीसी के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो जमशेदपुर में अब एक नई परंपरा चलने के लिए मजार और इमामबाड़ा बनाने की, जगह जगह इमामबाड़ा और मजारें बनाई जा रही हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है यही समझने के लिए आज डीसी साहब से मिलने आए हैं। पिछले दिनों की घटना है, कदमा रानी कुदर में जटाधारी शिव मंदिर के बगल में एक इमामबाड़ा निर्माण किया जा रहा है। किसकी सहमति से निर्माण किया जाता है? यही टाटा कंपनी है जो 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने देती है और आज टाटा कंपनी जो है किसके इशारे पर इमामबाड़ा बना के दे रही है। इस चीज़ का विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करता है और ये साफ साफ हम लोग प्रशासन शासन को चेताने के लिए आए हैं कि अगर हिंदू हित का हनन हुआ तो विश्व हिंदू परिषद जो है अगली बार चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पे उतरकर जन आंदोलन के माध्यम से हिंसक आंदोलन भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। इसलिए प्रशासन शासन और स्वयं टाटा स्टील होश में आए, इस तरह के क्रियाकलाप करने बंद करें।
रांची विमेंस कॉलेज की एक छात्रा के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके मद्देनजर कॉलेज के एक विभाग को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन नामांकन और पढ़ाई की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। कुलपति कामिनी कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि कॉलेज में कोरोना से बचाव के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दो तीन नहीं, एक बच्ची को कोरोना हुआ है वहाँ, वो मुझे प्रिंसिपल से जानकारी मिल गई है। तो जो बीएड डिपार्टमेंट है वो एकदम अलग है साइंस कैंपस में, उसको बंद कर दिया गया है 3 दिन के लिए। और 3 दिन वहाँ पूरा सैनिटाइजेशन होगा सुबह शाम, और पूरे कैंपस में नगर निगम से सैनिटाइजेशन। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।